हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मध्यकालीन बिहार के बारे में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दी है। हम लोग मध्यकालीन बिहार देख रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन बिहार में हम लोग आज क्या देखेंगे। कल हम लोगों ने सल्तनत काल देख लिया था। ठीक है, सल्तनत काल देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे अफगान शासन को। बिहार में अफगान शासन की क्या दशा एवं दिशा थी, जिसमें से प्रमुख शासक जो वहां के हुए उनको देखेंगे। तो वो कौन है? शेर शाह सूरी, है ना। शेर शाह सूरी, उनको हम लोग उनके मकबरा को भी देखेंगे और आज की क्लास हमारी पूरी हो जाएगी। इस मकबरा को आप लोगों को पता हो कि कनिंघम ने इस मकबरा को क्या कहा था? इसे दूसरा ताजमहल भी कहा। शेर शाह के मकबरे को दूसरा ताजमहल भी कहा, है ना। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से वहां पर झील है, कृत्रिम झील है। उसकी इमेज भी मैंने लगा रखी है, तो आप लोग इमेज भी देख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग आज अफगान के शासन को देखेंगे। बिहार में अफगान शासन। नुहानियों के सत्ता के पतन के साथ ही बिहार में अफगानों के नए नेता के रूप में शेर शाह का उदय हुआ। नुहानी शासनकाल हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों को याद होगा। जिसने नहीं देखा है, जिसे नहीं याद है, तो आप लोग पिछले क्लास को देख लेना। ये आप लोगों को फिर से कहानी ताजा हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा, है ना। इनका जन्म कहां पर हुआ? बैजवाड़ा में, जो होशियारपुर में है। 1472 ईस्वी में अफगानी महिला थी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ। शेर शाह के पूर्वज जो है आरंभ में अफगानिस्तानी थे, अफगानिस्तान के शहर में रहते थे। और इनका बचपन का नाम जो है शेर शाह का क्या था? फरीद खां था। जो बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खां सूर जो थे, उनके पुत्र थे। तो इनके नाम में इनके पिता का सूर जो है वही जुड़ा हुआ है, जिससे इनको सूरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सल्तनत कालीन शासक जो है बहलोल लोदी, उनके काल में क्या है? शेर खां जो थे, उनके पितामह इब्राहिम खां भारत आया था। पितामह का अर्थ क्या होता है? दादाजी, है ना। हर बाप का एक बाप होता है, उसे दादाजी कहते हैं, है ना। तो जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद फरीद जो है, फरीद की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? जौनपुर में। उन्होंने शिक्षा दीक्षा खत्म करने के बाद वो सासाराम चले गए और पिता के जागीर को, जागीर यानी जमीन आदि जो होता था, या उनका जो भी शासन आदि है, वो प्रबंधन के लिए वो चले गए। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? हम लोगों ने देखा, फरीद खां ही नाम था उनका। फरीद खां ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक वार से ही मार डाला था, जिससे बिहार में अफगान शासक सुल्तान जो थे उस टाइम, उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बहार खां जो थे, नुहानी शासक जो थे, उन्होंने प्रसन्न होकर शेर खां की उपाधि इन्हें दे दी। सबसे पहले इनका नाम क्या था? बचपन का फरीद खां था। शेर को मारने की वजह से इनको उपाधि दे दी गई शेर खां की। अब उसके बाद शेर शाह कैसे बने,
ये हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे। शेर खान चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़े थे, मुगलों का साथ दिया था। उसी समय उसने क्या कहा था कि यदि भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा, है ना। 1529 में क्या हुआ, बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया शेर खान ने। नुसरत शाह को पराजित करने के बाद शेर खान ने क्या उपाधि ली, हजरते आला। देखो ये इस तरह लिखा हुआ होता है, ये सब जो चीजें होती है ना, हजरत ए आला ऐसे लिखा हुआ होता है ना। चलो, हजरते आला की उपाधि ली कब, तो 1529 में। दोहरिया के युद्ध में 1532 ईस्वी में शेर खान ने महमूद लोदी का साथ दिया, महमूद लोदी का साथ दिया। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर शाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। 1537-38 में शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 ईस्वी में 39 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। तो ये याद रखना कि चौसा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था, तो ये आप लोग जरूर याद रखना, और किसकी जीत हुई थी ये भी याद रखना। शेर शाह की उपाधि धारण की हुमायूं को पराजित करने के बाद, और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का भी चलाया। 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। 10 जून 1540 को आगरा में शेर शाह का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। तो कहाँ राज्याभिषेक किया गया, आगरा में राज्याभिषेक किया गया। तो ये याद रखना आप लोग, बिहार के किसी स्थान पे राज्याभिषेक विधिवत नहीं हुआ, ये याद रखना। शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। मालवा से लौटते समय रणथंभौर पर भी अधिकार कर लिया। 1543 में रायसीन पर आक्रमण कर राजपूत शासक जब वहां के थे पूरनमल, उनके साथ विश्वासघात करके पूरनमल को मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर कर लिया। देखो जौहर वैसे आप लोगों को पता होगा, है ना, नहीं पता है या आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, है ना, पद्मावत, उसमें जौहर को दिखाया गया था, है ना। पद्मावती जो रानी थी, उन्होंने वो और साथ में उनके साथ जो स्त्रियां थी, उन्होंने एक साथ ऐसे समझो आप कि ग्रुप में आग में कूदकर आत्मदाह करना जौहर कहलाता है, ठीक है। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में जयता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया। शेर शाह ने मारवाड़ युद्ध के दौरान ही कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। यानी जयता और कुप्पा जो है काफी वीरता से लड़े थे, और स्थिति ऐसी हो गई थी कि शेरशाह बस हारते हारते जीता था, जिससे हिंदुस्तान तक उसके हाथ से छिन सकता था, है ना। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया। वहां पर शासक कौन थे, तो कीरत सिंह शासक थे। कालिंजर अभियान के दौरान जब शेर शाह उक्का नामक एक अग्नेय अस्त्र था, ठीक है, जिसका नाम उक्का था, तो वो जब उन्होंने फेंका उसको, तो किले के दीवार से एक गोला टकरा कर क्या हुआ कि वो वापस आ गया और बारूद के ढेर पर गिर गया, जिससे आग लगने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। दुखद है कि उनकी मृत्यु ऐसे हो गई है। अब्दुल्ला द्वारा रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग बनवाया और पटना को ही बिहार की राजधानी 1541 में फिर से शेर शाह ने बना दिया। उत्तर पश्चिमी प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से
शेरशाह ने सिंध में इसकी रोहतासगढ़ नामक किले का भी निर्माण करवाया। सासाराम से 20 मील दक्षिण पश्चिम में किलेनुमा महल शेरगढ़ का भी प्रमाण मिलता है, जो शेरशाह के शासनकाल में ही निर्मित किया गया होगा। शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का निर्माण करवाया तथा उसे पुनर्निर्माण भी करवाया। उसमें चित्तौड़गढ़, ग्वालियर, चुनार, बिहार तथा रोहतास का किला प्रमुख है। बिहार की राजनीति में विशेष सामरिक महत्व रखने वाले रोहतास किले को जीतकर शेरशाह ने क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। शेरशाह ने अपने शासन काल में प्रत्येक एक कोस मतलब 1.6 किलोमीटर है ना, 1.6 किलोमीटर पर एक सराय का निर्माण करवाया। जैसे मुगल सराय का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो अभी नाम बदल दिया गया है, लेकिन सराय की बात यहाँ से ही आ रही है। तो शेरशाह ने क्या किया कि एक कोस पर बनाया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो उनके पुत्र हुए, उन्होंने क्या किया कि एक कोस के बीच में, इसके बीच में ही एक और सराय बनवा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पत्रों का आदान प्रदान या वितरण प्रणाली जो है काफी कम समय में होने लगा। और प्रत्येक सराय में क्या होता था कि एक पारसी या फारसी और एक हिंदी का ज्ञाता नियुक्त किया जाता था, जो अनुवादक होता था, है ना। अनुवादक जो होता था उसको क्या कहते थे, कारकुन कहते थे उसको। ये याद रखना आप लोग, कारकुन को याद रखना। कारकुन कहाँ होते थे, किस समय की बात है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शेरशाह के काल में इमारतों पर लिखने के क्रम में पारसी और संस्कृत दोनों का प्रयोग किया जाता था। पटना शहर में शेरशाह के द्वारा बनवाई गई एक शेरशाही मस्जिद का भी प्रमाण मिला है। शेरशाह के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों को हम लोग देख लेंगे। सूरजगढ़ युद्ध जो 1534 में हुआ, सूरजगढ़ इस युद्ध में क्या हुआ, शेरशाह ने बंगाल को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, इसमें क्या हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। इसी विजय के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की। लड़ाई में हुमायूं ने भागकर ईरान में शरण ली। हुमायूं भाग गया यहाँ से, सोचो आप। फिर उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं, इनके पुत्र को कौन थे बाद में हम लोग बात करेंगे। कन्नौज के विलग्राम युद्ध 1540 में जो हुआ, उसमें क्या हुआ, 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी इसी समय बनाई गई थी। और क्या हुआ, चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का था, ये ग्राम नहीं है ग्रेन है, ठीक है, 178 ग्रेन का था। और तांबे का जो सिक्का बनाया गया था, जिसे दाम कहते हैं, वो 380 ग्रेन का था। ठीक है, तो देखो ग्रेन अभी आप लोग देखोगे कि चांदी का सिक्का वजन में कम